गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे के अच्छे व्यवहार को देखते हुए भी अपना बुरा व्यवहार नहीं छोड़ते। तो ऐसे में तो अच्छे व्यवहार वाले लोगों को अपनी ही सोच बदलनी पड़ती है। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, रोहन और अंकिता की शादी को अभी 1 साल हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अंकिता का मायका भी उसी शहर में था जिस शहर में उसका ससुराल था। तो इसी वजह से अंकिता का अपने मायके में आना जाना लगा रहता था। हालांकि अंकिता अपने मायके में रहने के लिए नहीं जाती थी, लेकिन वो अपने माता पिता से मिलने के लिए जाती रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अंकिता की ससुराल में केवल उसकी सास थी। एक बार अंकिता के मायके से उसके पास फोन आया। अंकिता के पिता ने उसे बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो तुम्हें याद कर रही हैं। अंकिता ने जब ये बात रोहन को बताई तो रोहन ने अंकिता को कहा कि तुम्हें अपनी माँ के पास मायके में जाना चाहिए। जब दोनों ने इस बारे में अंकिता की सास रागिनी जी से बात की तो उन्होंने भी अंकिता को मायके जाने की इजाज़त दे दी और अंकिता अपने मायके चली गई। अंकिता ही अपना सारा घर गृहस्थी संभाल रही थी। जैसे ही अंकिता मायके गई, घर की सारी जिम्मेदारी रागिनी जी पर आ गई। एक दिन सुबह सवेरे रागिनी जी रोहन के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटा राशन का थोड़ा सामान लाना है, सब्जी भी खत्म हो गई है, फल भी खरीदने हैं, तुम मुझे कुछ रुपए दे दो। रोहन ने 3,000 रुपये निकाल कर माँ की हथेली पर रख दिए तो रागिनी जी खुश हो गई। जब से अंकिता मायके गई थी, घर के कामों की जिम्मेदारी रागिनी जी पर थी। जब भी वो बाजार जाती थी, खुले हाथों से खर्च करती थी। कभी मिठाइयाँ खरीद कर ले आती थी तो कभी चाट पानी पूरी खाती थी, कभी समोसे पकोड़े खा लेती थी। तो पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते थे। रोहन भी देख रहा था कि आजकल माँ जो रुपए घर के खर्च के लिए लेती हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो माँ को कुछ कह नहीं पा रहा था। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रोहन ने उठा ली थी। तो रागिनी जी ने भी जल्दी ही रोहन की शादी करवा दी ताकि उन्हें घर के कामों से छुटकारा मिल सके। और अब तो रोहन और अंकिता मिलकर घर और बाहर के सारे काम करते थे। लेकिन अब अंकिता को मायके गए 1 सप्ताह हो गया था। तब से रागिनी जी ही घर संभाल रही थी। रोहन तो ऑफिस में व्यस्त रहता था, तो उसे राशन वगैरह खरीदने की फुर्सत कहाँ मिल पाती थी। देखते ही देखते 1 सप्ताह और बीत गया। अब तो रागिनी जी को बेचैनी होने लगी। वो बार बार रोहन से कहने लगी कि तुम अंकिता को फ़ोन करके कह दे घर लौट आए, मुझसे अभी इस उम्र में इतना काम नहीं होता। अब रोहन समझता था कि अंकिता की माँ बीमार है तो वो अपनी माँ को छोड़कर यहाँ नहीं आएगी, इसीलिए वो माँ को ही समझा देता था। अब 15 दिनों के बाद अंकिता का फ़ोन खुद ही आ गया। अंकिता रोहन से कहने लगी, मेरी माँ पहले से ठीक है, मैं अपने घर आना चाहती हूँ। रोहन कहने लगा, ठीक है, आज शाम को घर लौटते समय मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, तुम तैयार रहना। साथ संगत जी, अब अंकिता का मायका भी ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था। अंकिता चाहती तो वो अकेले भी ससुराल में आ सकती थी, लेकिन रोहन उसे खुद लेकर आने वाला था। इसीलिए अपना सामान पैक करके अंकिता शाम होने का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब रोहन अंकिता के घर पहुंचा तो अंकिता के पिता जाकर मिठाई ले आए। सभी लोगों ने बैठकर चाय पी। रोहन की सास ने रोहन से कहा कि आप लोग रात का खाना खाकर ही जाना, लेकिन अंकिता समझ रही थी कि उधर उसकी सास घर पर अकेली होगी और वो बेटे बहू के आने का इंतज़ार कर रही होंगी। इसीलिए अंकिता ने खुद ही कह दिया, माँ खाना हम फिर कभी खा लेंगे, अभी घर पहुँचने में देर हो जाएगी, माँ हमारा घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। ये देखकर अंकिता की माँ का मन बेटी के लिए गर्व से भर गया कि उनकी बेटी अपनी सास के बारे में इतना सोच रही थी।
अंकिता की माँ को अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी अंकिता कभी भी सास की सेवा करने से पीछे नहीं हटेगी। और आज अपनी बेटी को सास के बारे में सोचता हुआ देखकर उन्हें गर्व हो रहा था। उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और अंकिता रोहन के साथ कार में बैठकर ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में रोहन ने एक पानी पूरी के ठेले पर कार रोक दी और कहा, चलो आज पानी पूरी खाते हैं, कितने दिनों के बाद हम इस तरह से मिल रही हैं। अंकिता ने खुशी खुशी सहमति में सर हिला दिया और दोनों पति पत्नी ने पानी पूरी खाई। उसके बाद रोहन ने कार आगे बढ़ा दी। शाम के 7 बजे तक वो घर पहुंच गए थे। रागिनी जी बेचैनी से अपने आंगन में चहलकदमी कर रही थीं। अंकिता को देखते ही उन्होंने कहा, बहू अब अपना घर संभालो, मैं तो काम करके परेशान हो गई हूँ। अंकिता ने आगे बढ़कर सास का आशीर्वाद लिया तो रागिनी जी ने आशीर्वाद देकर कहा, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने तो अभी तक चाय भी नहीं पी, कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम आओगी और चाय बनाओगी। ये सुनकर अंकिता तो हैरान हो गई। मन ही मन वो सोचने लगी कि जब मैं मायके में थी तो माँ जी पूरा खाना बना लेती थी, तो क्या आज शाम की चाय नहीं बना सकती थी। खैर उसने कुछ भी नहीं कहा, वो रसोई में गई और अदरक इलायची वाली चाय बनाने लगी। रागिनी जी को अदरक और इलायची वाली चाय ही पसंद आती थी। थोड़ी देर में चाय बनकर तैयार हो गई। उसने चाय ले जाकर अपनी सास को दे दी और कहने लगी, माँ जी हम दोनों तो चाय पीकर ही आए हैं। ये सुनकर रागिनी जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने बुरा सा मुंह बना लिया। फिर कहने लगी, अब जाओ रात के खाने की तैयारी कर लो, नहीं तो खाना खाने में भी देरी हो जाएगी। अंकिता तुरंत ही रसोई में गई। जैसे ही रसोई में जाकर उसने अपना फ्रिज खोला तो दुर्गंध की वजह से उसकी नाक फटने लगी। रसोई में रखे हुए फ्रिज में काफ़ी सारी सब्जियां और फल सड़ गए थे। वो फ्रिज में से सब्जियां और फल निकाल कर एक किनारे रखने लगी। तभी रागिनी जी रसोई में आकर कहने लगी, बहू ये तुम क्या कर रही हो? अंकिता ने कहा, माँ जी देखिए ना, कितने सारे फल और सब्जियां खराब हो गई हैं, मैं इन्हें फेंक देती हूँ। बेकार में फ्रिज में गंदगी पड़ी हुई है, ऐसी गंदगी में मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। रागिनी जी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी के साथ बोली, अरे बहू क्या तुम्हें पता है सब्जी और फल कितने महंगे हो गए हैं? इन्हें फेंको मत। अगर ये थोड़े खराब हो गए हैं तो क्या हुआ? जो सब्जी थोड़ी सड़ गई है उसमें थोड़े ज़्यादा मसाले डालकर बना लो और खा लो, और मैं तो ये पनीर की सब्जी खा लूँगी। अंकिता ने इनकार करते हुए कहा, नहीं माँ जी, मैं ये सड़ी हुई खराब सब्जी नहीं खाऊंगी। मानती हूँ कि सब्जी फल महंगे हो गए हैं, तो फिर आपको ये सब्जी और फल खराब होने ही नहीं देने चाहिए थे। आपको समय रहते इन्हें बना लेना चाहिए था। मैं घर पर नहीं थी, सब कुछ आप ही संभाल रही थी, तो आपने ये सब्जियाँ क्या मेरे लिए संभाल कर रखी थी? और अगर पनीर की सब्जी बनेगी तो मैं भी वो ही खा लूँगी। रागिनी जी ने गुस्से में कहा, बहू तुम पनीर कैसे खा सकती हो? ये मैं अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। अब ये सुनकर अंकिता हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी पूरा खाना मैं बनाऊंगी तो अपना बनाया हुआ खाना मैं क्यों नहीं खा सकती? अभी रागिनी जी कुछ और बोलती इससे पहले ही अंकिता का पति रोहन रसोई में आकर कहने लगा, माँ तुम ये क्या कह रही हो? ये तो मैं तुम्हारी बहुत अजीब सी बातें सुन रहा हूँ कि घर की बहू जो खाना बनाएगी वो खा नहीं सकती। राशन पानी का खर्चा तो मैं उठाता हूँ, घर का बजट संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर तुम अपनी बहू के खाने पीने पर रोक टोक क्यों लगा रही हो? जिस तरह से माँ तुम घर का हिस्सा हो, उसी तरह से तुम्हारी बहू अंकिता भी इसी घर का हिस्सा है। अगर हम पति पत्नी कुछ अकेले खा लें और तुम्हें ना दें तो सोचो कि तुम्हें बुरा लगेगा ना? तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम कुछ खाएंगे और मेरी पत्नी को वो हम नहीं देंगे? इसके बाद रोहन ने अंकिता को कहा, तुम खाना बनाओ, मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें खाने से रोकता है, और ये सब्जी और फल जो सड़ गए हैं इन्हें फेंक दो और कोशिश करो कि सब्जी और फल खराब ना हो, समय रहते उन्हें बना लिया जाए या खा लिया जाए। अंकिता मुस्कुराकर कहने लगी, मैं ध्यान रखूंगी कि कोई भी चीज़ खराब ना हो। इतना कहकर अंकिता खाने बनाने की तैयारी करने लगी तो रागिनी जी गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई से बाहर चली गई। अब अपने बेटे रोहन के सामने तो उन्होंने अंकिता को कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि मेरा बेटा तो अब अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है, वो केवल अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। साथ संगत जी,
अब रागिनी जी जैसे इंसान इस दुनिया में इतनी जल्दी तो सही बात समझते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर रागिनी जी बेटे रोहन के लिहाज से खामोश तो हो गई थी। अब तो जब भी वो अपनी बहू अंकिता को कुछ खाने पीने से रोकने के बारे में भी सोचती थी तो उन्हें अपने बेटे रोहन की बातें याद आ जाती थी और वो बहू को कुछ भी कहने से रुक जाती थी। अंकिता भी जानती थी कि कुछ बुरे व्यवहार वाले लोगों की सोच कभी भी बदलती नहीं है और उन लोगों के साथ रहने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता है। तो अंकिता ने अब अपने ही व्यवहार में परिवर्तन लाया। अब तो वो बस अपने काम से मतलब रखती थी और अपना खाली समय बेकार की बातों में ना लगाकर वो अपने शौक पूरे करने में लगाती थी, जिससे कि सास की बुरी बातों से अंकिता का मन भी खराब नहीं होता था। साथ संगत जी, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लाख अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर लें, लाख उनकी सेवा करें, लेकिन ऐसे लोग अपना गलत व्यवहार कभी भी नहीं छोड़ते, ताना देने से पीछे नहीं हटते, रोक टोक करने से नहीं रुकते। तो ऐसे लोगों के साथ तो अच्छे व्यवहार वाले इंसान को खुद ही बदलना पड़ता है और जैसा व्यवहार जो करे उसे उस तरह से ही जवाब देना चाहिए, वरना आजकल तो लोग अपनों की ही शराफत का फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाते, जैसा कि आज की साखी में रागिनी जी ने किया। रागिनी जी बहू पर रोक टोक लगाती थी, लेकिन जब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि उनकी रोक टोक उनके बेटे बहू पर नहीं चलेगी और अंकिता ने भी सास की बातों को मन से लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि जब भी वो अपनी सास की किसी बात को दिल से सोचती थी तो उसे बुरा लगता था और अब तो उसने सास की बातों को सुनना ही छोड़ दिया था और तभी वो एक साथ रह पा रही थी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।